तो देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि होते क्या है, क्योंकि हमें पता है कि नॉन मेटल्स मेटल्स कहाँ है, तीनों ही ग्रुप जो हमारे पास है, तो सॉरी तीनों ही ब्लॉक जो हमारे पास है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और यहाँ तक कि एफ ब्लॉक, इनमें भी क्या आते हैं, हमारे मेटल्स आते हैं। क्या आते हैं? मेटल्स आते हैं। मेटल। एस ब्लॉक में तो सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं, सारी की सारी हम्म। क्या है, मेटल्स हैं। हाइड्रोजन छोड़ के, हाइड्रोजन को हम पहली बात ये है कि एस ब्लॉक में मानते ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन हाँ। की क्या है, पोजीशन ही फिक्स नहीं है कहीं पे। ठीक है। हम्म। पी ब्लॉक में जाएंगे तो बताया था ना कहाँ कहाँ किस साइड मेटल है, जैसे कि बताया भी था, एल्युमिनियम के नीचे है ना, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम, ये सारे क्या है, ये अपने मेटल होते हैं। इधर देखो सिलिकन की इस साइड वाले, सिलिकन के टेबल दिखानी पड़ेगी क्या, ये देखो दिख रहा है ना, ये एल्युमिनियम के नीचे ये वाले सारे के सारे क्या थे, मेटल थे, और ये क्या थे, मेटल्स। ये मेटलॉइड थे। ठीक है, और इसके हम्म। ऊपर यहाँ ये वाले ये सब क्या है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी। तो कह रहा है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ पे हैं, पी ब्लॉक में है। कहाँ पे हैं, पी ब्लॉक में। और ये चीज तो हमें पता ही है कि डी ब्लॉक में सारे के सारे क्या है, डी ब्लॉक में अपने पास मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में क्या है, मेटल्स हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ। तो अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इन एडिशन टू displaying the classification of element as P and D and F block. So another broad classification of element based on their properties. The element can be divided into metals. जब हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे ना तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हम उसको कई पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें क्या है, मेटल्स में बांट सकते हैं, हम मेटल। इसको नॉन मेटल्स में बांट सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को मेटल नॉन मेटल्स में बांट सकते हैं। इसके अलावा मेटलॉइड्स में भी हम आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है। मेटल्स क्या होती है, मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल known element that appear on the left side of the periodic table. तो मेटल्स क्या है, लेफ्ट साइड में जो क्या है, 78% ऑफ द पीरियोडिक टेबल को कौन ऑक्यूपाई कर रखा है, मेटल्स ने। साफ साफ देख लो हाँ। कैसे, ये भी पूरी मेटल्स हैं, हम्म। ये भी मेटल्स हैं, और इसमें भी क्या है, ये भी मेटल्स हैं, ये नीचे ये हाँ। वाला, और है ना, और इसमें भी क्या है, मेटल्स है। तो सोच के देखो क्या बहुत ज्यादा पोर्शन मेटल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है पीरियोडिक टेबल का। हम्म। ठीक है, तो वही चीज में लिखी है कि 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट एंड अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड। ध्यान से सुनना, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और एक्सेप्शन इसके क्या है, दो लोग को रहता है, एक एक्सेप्शन यार, क्या लोगों को रहता है, लोग ये जानते हैं कि मरकरी कैसा है, मरकरी क्या है, मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। बट लिक्विड। यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि मरकरी इज अ एक्सेप्शन। गैलियम, गैलियम भी क्या है गैलियम के बारे में भी एक बात लिखी है इसने, वो भी हमें रखनी है। तो मरकरी क्या है, इज एक्सेप्शन, यानी कि मरकरी क्या होती है, मेटल है, लेकिन कैसी, लिक्विड मेटल है। और कह रहा है कि है। एक्चुअल में अगर नॉर्मली देखा जाए तो यूजुअली मेटल कैसी होती है, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। यानी कि हम बात करते हैं गैलियम की, इसकी गैलियम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गैलियम, गैलियम एंड सीजियम ऑल्सो वेरी लो, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि इनके क्या है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, देख लो साफ साफ। रूम ओके। टेम्परेचर पे तो ये हमें लिक्विड में मिलता है, और इसका भी टेम्परेचर कुछ ज्यादा नहीं है, 303। कितना होता है 303 का मतलब क्या, कितना हो गया, 273 में कितना ऐड करा गया है, यानी कि यही कोई 30 डिग्री, हाँ। कितना, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर 29 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। सोचो क्या, ये भी एक तरीके से अभी का अपने टेम्परेचर देखने जाओगे, गर्मियों में तो इससे ऊपर चला जाता है अपने नॉर्थ इंडिया का। तो हर जगह पर रूम टेम्परेचर बदलता है, लेकिन लगभग 30 डिग्री के आसपास इनका क्या होता है, 30 डिग्री के आसपास इनका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि इस टेम्परेचर पर हमें गैलियम और सीजियम भी कैसे फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। लो। नहीं समझ आ रही बात, आ आगे। रही है बात समझ, क्या यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है अच्छा से। सर मेटलॉइड और मेटल में क्या फर्क है? किसमें, मेटलॉइड्स और मेटल। मेटलॉइड्स और मेटल्स में क्या फर्क है। देखो मेटल तो कौन होते हैं, मेटल, मेटल वो होते हैं जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, समझना, हाँ। और यूजुअली सॉलिड होते हैं, यूजुअली सॉलिड होते हैं, समझना ध्यान से। लेकिन
नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, और जो यूजुअली कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, हालांकि नॉन मेटल तो गैस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों फॉर्म में नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। अब आता है कि ऐसे लोग जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती हो और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच करती हो, इन बिटवीन जो प्रॉपर्टी है ना मेटल और नॉन मेटल की, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड और कंडक्ट, मेटल्स क्या क्या कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे इसमें भी, किसमें? मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स में। में? नहीं, मेटलॉइड्स में ऐसा नहीं है, मेटलॉइड्स में ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या है, सॉलिड ही है। ठीक है, मेट किसमें, मेटलॉइड्स में सारे के सारे क्या है, सॉलिड ही है। अभी देख लेते हैं इसमें नीचे, ठीक है, और कुछ एग्जांपल लिखा होगा तो दिख जाएगा। जहां तक मुझे पता है कि ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं जो कि लिक्विड फॉर्म में, सारे के सारे सॉलिड ही मुझे पता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इतना याद रह जाएगा कि मेटलॉइड्स क्या है, इन दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, इनकी मेटलॉइड्स इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, हाँ। खोलो जल्दी से। ठीक है, फिर ये याद रह जाएगा। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन बनाने के लिए। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के यूजुअली हाई क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और हाई क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब ये यूजुअली क्या लिखा है, क्योंकि गैलियम का क्या है, गैलियम का और सीजियम का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस वजह से। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नहीं समझ आ रही बात? ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है मेटल्स घर पे हम लोग यूज करते हैं ना, तो मेटल के वायर होते हैं, उसी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इसके अलावा हम लोग मेटल के क्या है, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। अगर उसमें हीट कंडक्शन यानी कि हीट अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही होती, तो क्या हम खाना बना पा रहे होते हैं? नहीं बना पा रहे होते हैं। यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो हीट का भी कंडक्शन कर सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन कर सकती हैं। बोलो हाँ या ना? उसके बाद क्या लिखा है, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब होता है कि इनको पीट पीट के इनकी पतली पतली सीट्स बना लो। जैसे कि हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात, जो बर्क आता है चांदी का, जो क्या आती है, सिल्वर फॉइल आती है ना, सिल्वर फॉइल जो किस पे, मिठाइयों के ऊपर लगाई जाती है। नहीं देखा? देखिए ना, तो सोचो क्या होता है, एक छोटा सा क्या लेते हैं वो, चांदी का पीस लेते हैं, सिल्वर का पीस लेते हैं, और उसको रखते हैं और उसको पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, और इतना पीटते हैं कि क्या बन जाता है, एक पतली सी शीट बन जाती है। क्या बन जाती है, पतली सी शीट। तो क्या सिल्वर एक मेटल होती है? तो ऐसा ही सिल्वर के साथ किया जा सकता है, और ऐसा ही किसके साथ, ऐसे ही गोल्ड की भी बनाते हैं ये लोग। ठीक है, हाँ, गोल्ड तो की याद रखना होती क्या है। हमें, हाँ, तो मेलिएबल यानी कि पतली पतली सीट जिनकी बनाई जा सकती है, उस कैरेक्टर को हम मेलिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेटल कैसी होती हैं, मेटल्स मेलिएबल होती हैं। कैसी होती हैं? इसके अलावा क्या होते हैं, मेलिएबल, मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल मतलब इनको पकड़ के अगर हम प्रेशर लगा के इनको खींच लें, लंबा कर दें, तो इनके बायर यानी कि इनको लंबाई में भी बढ़ाया जा सकता है, इनको इनके बायर भी बनाए जा सकते हैं। तो इसको डक्टाइल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेटल कैसे होते हैं, डक्टाइल। मेटल डक्टाइल इन नेचर होते हैं। तो मेटल के बारे में क्या क्या बताओगे? मेटल यूजुअली सॉलिड होती हैं। ठीक है, हाँ। मेलिएबल होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, और डक्टाइल होते हैं। हाँ। ये यस। डेफिनेशन होगी नहीं कि व्हाट इज द हाँ। मेटल। तो मेटल क्या है, मेटल आर यूजुअली सॉलिड इन नेचर एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये होगा क्या डेफिनेशन। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल्स, और इसके जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा अगर हम यानी कि नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अभी दिखाया था, टॉप, टॉप में बोल रहा है, और राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो टॉप समझ लो ना, ऊपर, टॉप और राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है कि नहीं है? अगर ये पूरी पीरियोडिक टेबल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या राइट हैंड साइड है? तो राइट हैंड साइड पे टॉप में क्या, ऊपर की साइड क्या है हमारे पास, नॉन नॉन मेटल्स है। मेटल। ठीक है, तो क्या लिखता है नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में लिखता है, नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। In fact, in a horizontal row, the property of element change
फ्रॉम मेटेलिक ऑन द लेफ्ट साइड टू नॉन मेटेलिक ऑन द राइट साइड। तो मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर घटता जाएगा। समझ लो ध्यान से, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर मेटालिक करेक्टर घटता जा रहा है तो क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है? हाँ। बोलो, यही तो बोलेंगे ना। तो वही चीज इसने यहाँ पे बोली है, क्या बोली है, इन फैक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल रो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटालिक ऑन लेफ्ट टू नॉन मेटेलिक ऑन द राइट। यानी कि मेटेलिक होता है लेफ्ट साइड में, पीरियोडिक टेबल को हम स्टडी करें तो पीरियोडिक टेबल में क्या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मेटल्स होती हैं और क्या राइट हैंड साइड पे क्या नॉन मेटल्स होती हैं। तो क्या एक तरीके से यहाँ से मेटल से चेंज होते 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 क्या यहाँ पे नॉन मेटल्स आ गई, यहाँ मेटल से चेंज होते 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 क्या आ गई, नॉन मेटल्स आ गई। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर ज्यादा था और यहाँ पे नॉन मेटेलिक हो गया। यानी कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता जाता है, और ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। हाँ। नहीं आ रही बात समझ, आ रही ना, चलो। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। यूजुअली नॉन मेटल्स क्या होती है हमारे पास, सॉलिड भी होती है और गैस भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये क्या गैसेस है। आयोडीन क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी लिखे हुए हैं, आगे देख लेते हैं क्या लिखे हैं। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड गैस सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है नॉन मेटल्स, या फिर गैसेस फॉर्म में मिलती हैं एट रूम टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेटल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स के केसेस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या होते हैं, हाई। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना तुम, नहीं समझ पा रहे हो। समझ गए। लो मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर हमें मेटल को गलाना है, मेल्ट करना है, पिघलाना है, समझना ध्यान से, तो उसको हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। सोच के देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे रखे रहते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा मेटल्स का। ये हाँ। बताओ किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या किसी चीज का, एक ही चीज है मान लो हमारे पास, कोई मतलब एल्यूमिनियम मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूंगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नहीं, मिसकंसेप्शन दिमाग में भरा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सोच के देखो, किसी चीज को पिघलाने में ज्यादा एनर्जी लगती है या किसी चीज को उबालने में। बर्फ को तुम्हें पिघलाना ज्यादा, बर्फ को तुम पिघलाते पहले तो बर्फ को यानी कि आइस को तुम मेल्ट करते हो नहीं करते हो, हम्म। मेल्ट करते हो। जब मेल्ट हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा, उसके बाद ही तो उसको तुम क्या करोगे, बॉयल करोगे ना, हाँ। उबालोगे। तो सोच के देखो किस कौन सा टेम्परेचर, मेल्ट करने वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा या बॉयल करने वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा। बॉईल करने वाले टेम्परेचर ज्यादा होगा। बॉयल करने वाले, यानी कि अगर तुम्हें एक मेटल को तुम्हें बॉयल करना है तो पहली चीज क्या है, मेटल सॉलिड होती है। मेटल क्या होती है, सॉलिड हाँ। होती है। तो पहले तो तुम मेटल को क्या करोगे, मेटल को मेल्ट करोगे। तो मेल्ट तो जल्दी हाँ। कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। अब फिर अगर तुम्हें उसको बॉयल करना है मेटल को, तो क्या टेम्परेचर और ज्यादा करना पड़ेगा। सोचो। तो हाँ। इस हिसाब से क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा नहीं होगा। हाँ होगा। तो दिमाग से कंफ्यूजन निकली नहीं निकली। यस सर। मुझे पता था कि दिमाग में ये मतलब ये सबके में उल्टा भरा हुआ है। ठीक है, किसी को पिघलाने से ज्यादा उसको उबालने में एनर्जी लगती है, यानी कि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हाई लो वाला समझ में आ गया। मेटल्स का मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। लेकिन नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बोलो जल्दी से। चलो तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि बोरॉन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। इसमें क्या है कि बोरॉन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन है। बोरॉन क्या है और कार्बन क्या है, इसके एक्सेप्शन है। यानी कि बोरॉन के कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका क्या है, बोरॉन का अगर हम बात करें, बोरॉन के कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं, बोरॉन की कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जिन फॉर्म्स में बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। ऐसे ही कार्बन है,
कार्बन में अगर तुम ले लो, डायमंड को ले लो, किसको, डायमंड को, तो बताओ क्या हमें डायमंड कट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा। ज्यादा होता है। तो ये इसका एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? नॉन मेटल। मेटल्स का। ठीक है, नॉन मेटल्स का। कार्बन किस में आता है? नॉन मेटल में। हाँ। कार्बन किस में आता है? नॉन मेटल्स में। तो यूजुअली क्या होना चाहिए कि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बारे में हमने क्या स्टेटमेंट दिया है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होते हैं। लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एक ग्रुप फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। कार्बन डायमंड में भी होता है, तो उस वजह से उसमें अगर देखा जाए तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का होता है बहुत हाई होता है। तो ये उसका एक्सेप्शन है। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ऑल नॉन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो ना? ऑल वाला कंसेप्ट मत लगाना इसमें, चाहे मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, और ऑलवेज भी मत लगाना, क्योंकि इनके एक्सेप्शन है। ठीक है, आई ना बात समझ? हाँ। तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी इसका भी क्या है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। ये बोल क्या रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल इसका ऐसा भी है, ग्रेफाइट। इसकी बात करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन है, तो नॉन मेटल हो गया, नहीं हो गया? बहुत सारे कार्बन होते हैं उसमें, ग्रेफाइट में केवल कार्बन कार्बन होते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें कार्बन है, तो एक हिसाब से नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? हीट को कंडक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। कभी पेंसिल को देखा है ना, पेंसिल में कभी टच करके देखो, एक वायर लगा लो, दूसरे एंड को पकड़ के देखो, तो करंट, करंट क्या होता है? लगता है। इसका मतलब क्या है? उसमें हीट का सॉरी, उसमें किसका कंडक्शन हो पा रहा है? उसमें आपका किसका? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पा रहा है। और इसी तरीके से तुम चाहो तो क्या उसको पेंसिल की जो निब होती है या पेंसिल का जो अंदर वाला पोर्शन होता है निकाल लो। कैसा होता है वो? ग्रेफाइट कलर, कैसे क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कलर, स्लेटी कलर। उसको तुम गर्म कर लो तो उसको पकड़ो के देखो, गर्म लगता है कि नहीं लगता है? अगर तुम एक साइड से गर्म करो और एक साइड पकड़ लो तो कुछ देर बाद क्या होगा? वो गर्म होते होते पूरा गर्म हो जाता है। हालांकि अब कभी निकाला नहीं होगा अंदर से, तो मौका नहीं मिला होगा, और कभी पकड़ के जरूर देखा होगा गर्म करके उसको। ठीक है, तो उसमें ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है इसका। तो सभी में सभी नॉन मेटल्स कैसे हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिंग नहीं होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टिंग भी होते हैं। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ध्यान से, ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब मार दोगे टूट जाएंगे हम। हेलो? यस। मार दोगे टूट जाएंगे, ऐसे वाले होते हैं। यानी कि तुम इन पे कभी भी क्या करो, हथौड़ा लेके जाओ, थोड़ा समझते हो ना, हैमर, इस पे मारो, तो मारोगे तो ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी इनमें ना ही मेलिएबल प्रॉपर्टी हो, ना ही इनमें डक्टाइल, यानी कि इनके हम पत्ते पत्ते क्या वो क्या नहीं बना सकते, पतली पतली सीट भी नहीं बना सकते, और इनके पतले पतले वायर भी नहीं बना सकते। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, टूट जाते हैं। कभी भी तुम अपने घर में पेंसिल लेना, पेंसिल से ग्रेफाइट निकालना, ग्रेफाइट को रखना और उस पर तुम्हें हथौड़ा मार देना, क्या हो जाता है? बिखर जाता है, पूरा टूट के चूर चूर चकना चूर हो जाता है वो। नहीं समझ आ रहा? आ गया। द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन। क्या बता रहे हैं? द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप। कह रहा है कि नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो ये बात तुम पहले ही पढ़ के आए ना? अरे आए, पढ़ी। आए नहीं आए पढ़ के? पहले ही पढ़ के आए। आ एंड कह रहा है द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज ऑन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी पढ़ के आए। लेफ्ट टू राइट जाओगे, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाता है। नहीं समझ आ रही बात? जल्दी बोलो। गई समझ। द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप। ठीक है, और द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increase as go as on as one go from right to left across periodic table। ठीक है, ये बात। यस। तो उसके बाद देखो, द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज अब्रप्ट एज नॉट अब्रप्ट एज शोन बाय
थिक जिगजैग लाइन। कहाँ गई? फिगर बोल रहा है 3.3। कहाँ है भाई 3.3? दिखाइए थोड़ा सा 3.3। 3.3 कैसे, क्या बोल रहा है कि, अच्छा यहीं पे इसने इसकी बात कर कह रहा है कि द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट अब्रप्ट। सीधा नहीं है, मतलब कह रहा है कि एकदम ऐसा नहीं है, एकदम एकदम ऐसे देखते चले जाओ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा था ज्यादा था ज्यादा था ज्यादा था, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक अचानक से जिगजैग लाइन आती है, सर स्मूथ नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्मूथ नहीं होगा, एक जिगजैग लाइन आती है, वो जिगजैग लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कर रहे हैं, द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, बॉर्डरिंग दिस लाइन द रनिंग डायगोनली across the periodic table show properties that are characteristics of both element, both metal and non metals. These elements are called semi metals या फिर मेटलॉइड्स। बताओ समझ आ रही बात नहीं आ यस रही? इसको जी रॉकेट साइंस में पहले बता चुका। मेटलॉइड या सेमी मेटल जी मतलब क्या है, जिसमें आध, सेमी मतलब क्या होता है, आधा। मेटल मतलब हाँ मेटल, अगर आधा मेटल है तो आधा क्या होगा, नॉन मेटल। सर अगर आधा नर है कोई, आधा नर है तो दूसरा हम क्या बोले, आधी मादा है वो। अगर आधा नर है तो आधा मादा होगा। तो इनको क्या समझ लो, इनको समझ लो, ये क्या है, ये एक तरीके से ट्रांसजेंडर है, मान लो। क्या है, ट्रांसजेंडर। ना तो पूरे नर है ना तो पूरे मादा है, तो ये आधे नर है आधे मादा है, तो इसलिए सेमी मेटल। कुछ कैरेक्टर के पास क्या है, किसके, मेटल्स के, और कुछ कैरेक्टर के मेटल पास नॉन मेटल्स के। जी ठीक है, तो इसको सेमी मेटल बोल दो या फिर इनको मेटलॉइड बोल दो। इसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, कौन कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और टेबल में भी मैंने दिखा दिए कौन कौन हाँ से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन। हालांकि इनके बारे में बात ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं यस करते हैं, सर क्योंकि रेडियो एक्टिविटी शायद इनमें इनमें स्टार्ट हो जाती है आना, रेडियो एक्टिविटी होने का। तो उसके बाद देखो एक टेबल लिखी है, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। तो इनको मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ इनका मेटेलिक कैरेक्टर बताना है, तो सबसे पहले पहले को एटॉमिक नंबर लिख लो। सिलिकॉन कितना होता है, जल्दी से बोलो। सिलिकॉन ऐसा ही होता है 14। कितना होता है, 14। कार्बन के नीचे होता है, किसके नीचे, कार्बन के नीचे। कार्बन होता है 6, तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 6 में 8 ऐड करा 14 हो जाएगा। तो सिलिकॉन कितना हो गया, 14। अच्छा उसके बाद क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम कितना होता है बोलो, 4 होता है। स्टार्टिंग में कहाँ पे, पहले ही एलिमेंट है ये, सेकंड ग्रुप का। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ होता है बोलो जल्दी से। इसके मैग्नीशियम क्या होता है, बेरिलियम के नीचे, बेटा मांगने वाला है ना। उसके बाद क्या है, सोडियम। सोडियम कितना होता है, 11, इसके नीचे होता है, ये लिथियम के नीचे होता है। ऐसा बोल दो, मैग्नीशियम से थोड़ा सा पहले होता है। उसके बाद क्या, हाँ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का कितना होता है, 15। सिलिकॉन के बगल में होता है, या फिर ऐसा बोल दिया नाइट्रोजन के नीचे होता है। सिलिकॉन के बगल में होता है और नाइट्रोजन क्या होता है। टेबल दिखाऊं क्या, नहीं समझ आ रही बात। देखो पहले क्या बोला, सिलिकॉन, तो ये रहा सिलिकॉन, कार्बन के नीचे है। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6। इसमें 8 ऐड करके 14 हो हाँ जाएगा, नहीं हो जाएगा। फॉस्फोरस कहाँ है, इसके हाँ बगल में है। अगर इसका 14 था तो इसका कितना हो जाएगा, 15। हाँ अरे 15 हो बोलो, जाएगा हो जाएगा ना। अच्छा अब इधर चलो, ये इसका निपट गया। सोडियम कह रहा है, मैग्नीशियम के बारे में बोल रहा है, तो मैग्नीशियम ये रहा। उसके ऊपर क्या है, तो उसने बेरिलियम की बात करी, तो बेरिलियम ये रहा। बेरिलियम सबसे ऊपर है, तो बेरिलियम का हमें याद रखना पड़ता है, कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, हाँ 4। तो अगर ये 4 है तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसमें 8 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14। अरे 14 बोल रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा, 12। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। अच्छा इसके पहले क्या है, सोडियम है, तो अगर इसका 12 है तो इसका कितना हो जाएगा, 11। तो इस साइड जा रहे हैं, अगर इस साइड जाओगे तो बढ़ेगा, राइट जाओगे बढ़ जाएगा, लेफ्ट जाओगे घट जाएगा। तो अगर इसका 12 था इसका कितना हो जाएगा, अगर इसका 12 था इसका कितना हो जाएगा, 11। अरे बोलो जल्दी, सारे समझ आ गए ना। अब चलो देख लेते हैं क्या क्या रहा है वो अपने से कह रहा है कि इसको, इसका मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, बढ़ता हुआ ऑर्डर लगा दो मेटेलिक कैरेक्टर का। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, बोलो जल्दी से, कम होता जाता है, हाँ बोलो। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता इंक्रीज है। तो हमें पहले एटॉमिक नंबर को लगा लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, ये रहा।
यानी कि ये सबसे पहले हाँ। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? बेरिलियम। उसके बाद कौन आएगा? सोडियम। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। बोलो। मैग्नीशियम। उसके बाद सिलिकॉन। उसके बाद हाँ। फॉस्फोरस। ऐसा कुछ होगा। हाँ। इसका 4 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 14 है और इसका 15। तो देखो, वैसे अगर देखा जाए तो ये रहा बेरिलियम। इससे पहले आता है सोडियम। सोडियम कहाँ था? इसके नीचे। यानी कि अगर हम टेबल से दिखाना चाहें तो टेबल से देखो, ये रहा बेरिलियम, ये रहा हमारे पास सोडियम। समझना ध्यान से। तो बताओ, यस सर। सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता नहीं बढ़ता है? हाँ, बढ़ता बढ़ता है है। ना। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता है। तो बताओ, इस हाँ, ग्रुप और इस ग्रुप में, इस ग्रुप और इस ग्रुप में किसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? सोडियम का ज्यादा होगा। फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किसमें होगा? सोडियम में। एक तो ये लेफ्ट में है, में क्योंकि इस साइड जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता जाता है? अगर डिक्रीज हम होगा। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और ऊपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो देखो, हाँ। एक तो हम इसी वाले में हैं और उसमें फिर नीचे भी चले गए, तो सबसे ज्यादा इसका होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। होगा। होगा, तो सबसे पहले हम सोडियम लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ। सबसे ज्यादा हम पता चलेगा किसका हो गया, इसका हो गया। अच्छा, उसके बाद आओ। उसके बाद आप देखो, हम जैसे ही राइट में आएंगे तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो उसमें किसका आएगा? अब देखो, एक तो मैग्नीशियम है और एक बेरिलियम है, तो इन दोनों में बताओ किसको लेंगे हम? देखो, इस साइड गए हैं, कम तो हुआ है। लेफ्ट टू राइट गए हैं, कम तो हुआ है। तो हम मैग्नीशियम को लें या फिर बेरिलियम को लें? तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। तो बताओ, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा या बेरिलियम का ज्यादा होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। सोडियम के बाद कौन आ जाएगा? सोडियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। क्योंकि इन दोनों को कंपेयर कर लो तुम आपस में, इन दोनों को। तो ऊपर से नीचे जाओ, मेटल करेक्टर बढ़ जाएगा, तो इसका ज्यादा होगा या नहीं होगा इससे? हम्म। तो उसके बाद कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। कितना होता है? 12। उसके बाद कौन आ जाएगा? बेरिलियम। बोलो हाँ या ना। हाँ। आएगा ना। तो अब चलना, क्योंकि हमें अब इस ग्रुप में जाना है, इस साइड लेफ्ट लेफ्ट जाना है, बोलो राइट जाना है। तो अब इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा इस वाले ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद इस साइड आ जाओ। तो अब किसकी बात करनी है हमें? सिलिकॉन की बात करनी है, फॉस्फोरस की। तो बताओ, सिलिकॉन ये रहा अपना सिलिकॉन, और ये रहा फॉस्फोरस। इसमें से किसके पास ज्यादा करेक्टर होगा मेटेलिक? इसके पास ज्यादा होगा या इसके पास ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा? मेटालिक बोलो। की नॉन मेटालिक? मेटेलिक बताओ, नॉन मेटेलिक नहीं, मेटेलिक बता दो मुझे पहले। मेटेलिक में ऑर्डर लगा रहा हूँ मैं। कौन ज्यादा होगा? सिलिकॉन का ज्यादा सिलिकॉन होगा। ज्यादा। सिलिकॉन का ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? सिलिकॉन। Si14। और उसके बाद क्या आ जाएगा? लास्ट में बचा फॉस्फोरस। तो यहाँ से वैसे नहीं दिख रहा है, सिलिकॉन एक क्या है? मेटलॉइड है। सिलिकॉन, ध्यान से देखो, सिलिकॉन हाँ। एक मेटलॉइड है और ये तो एक नॉन मेटल है। तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या मेटालिक करेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? इसके पास तो नहीं होंगे, क्योंकि मेटालिक है। यस अरे सर। नॉन मेटालिक, सॉरी, नॉन नॉन मेटालिक है। अरे मत समझ। तो ये जो ऑर्डर लगाया, ये किसका लगा दिया हम लोगों ने? यानी कि सबसे ज्यादा मेटालिक ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये बन गया नहीं बन गया मेटालिक ऑर्डर? अब अगर तुमसे कह रहा है कि नॉन मेटेलिक बना दो, इसका बना दो नॉन मेटेलिक, इसका उल्टा कर दोगे? क्या बता देंगे? ये रहा हमारे पास मेटेलिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। अगर आप पूछेंगे मेटेलिक करेक्टर ना पूछ कर बोलेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर बताओ, तो हम क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा किसका? बोलो फॉस्फोरस का, फिर सिलिकॉन का, फिर बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, सोडियम। और फिर सोडियम का। यानी कि सबसे कम जो मेटेलिक करेक्टर होगा किसमें होगा? सोडियम, सॉरी, सबसे कम जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा वो किसमें होगा? सोडियम। तो हम जानते भी हैं सोडियम का एक मेटल है। मेटल है तो उसके पास मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा कि नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा? अरे यार, ये ना बात समझ। अब हाँ। देख लेते हैं आंसर क्या दिखा रहे हैं वो लोग, थोड़ा सा। तो देखिए, थोड़ा सा दे दीजिए अपना, सही है गलत है। कौन सा ऑर्डर पूछा उसने अपन से? उसने मेटेलिक करेक्टर पूछा था। उसने क्या पूछा था अपन से? देखो ध्यान से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, तो हमने जो, कौन सा ऑर्डर होगा इसमें से? पहला वाला, दूसरा वाला? कौन सा वाला ऑर्डर? पहला वाला कि दूसरा वाला? हम्म। दूसरा वाला। मेटेलिक करेक्टर पूछे। दूसरा वाला? मैं नॉन मेटल थोड़ा पूछा था।
नॉन मेटल नहीं पूछा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं पूछा, उसने पूछा है मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो पहला वाला समझ रहे हो, मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ये मैंने लगाया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है। ठीक है, तो आंसर देखो, सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा सोडियम होगा मेटेलिक, बोलो। हाँ। फिर मैग्नीशियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर फास्फोरस होगा। क्या यही लगाया हम लोगों ने, सबसे ज्यादा सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर फास्फोरस होगा। नहीं आ रही बात समझ, आ गई। बोलो। तो क्या एक ऑर्डर उसने पूछा था, दूसरा ऑर्डर हमने लगा दिया, क्या वो, क्या हाँ सोचो, ध्यान से सोचना, यहाँ से अच्छी चीज बता रहा हूँ बहुत मस्त। क्या वो इसी क्वेश्चन को तुमसे पूछ सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सर। जहाँ पे मेटालिक लिखा था उसको क्या बोल देगा वो, नॉन कि मेटालिक। हमें इसका नॉन मेटालिक करेक्टर बता, ऑर्डर लगा दो इसका नॉन मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग भी पूछ डिक्रीजिंग सकते। जैसा। हाँ जैसा देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया है डिक्रीजिंग, कौन सा, डिक्रीजिंग, मैंने डिक्रीजिंग बनाया है, तुम इसको इंक्रीजिंग बना सकते हो। इंक्रीजिंग कैसे बनाएंगे, सोडियम पहले लिखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम बाद में लिखते हैं, इस तरीके से। तो अगर देखो तुमसे पूछे कि नॉन मेटालिक करेक्टर का कौन सा ऑर्डर बताओ, नॉन मेटालिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर लिख देना। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको इसको ऐसे करते जाना, और फॉस्फोरस को सबसे लास्ट में कर देना। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे सबसे पहले सोडियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस। तो हमसे नॉन मेटालिक पूछा है, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये सबसे कम होगा मेटालिक, मतलब नॉन मेटालिक, उसके बाद ये सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है, उससे ज्यादा नॉन मेटालिक ये रहेगा, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, सब ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, नहीं हो गया, यानी कि ये सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है, ठीक है, फॉस्फोरस सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक, तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं आ रही बात समझ, आ गई सर। तो इस, क्या इस प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम बन सकती है, हाँ। ठीक है ना। और क्या तुमसे इस प्रॉब्लम से एक और चीजें पूछ सकती हैं, ऐसे ही चार पांच दे दिए उसने, और पूछेगा बताओ इसमें से हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका है, या यस सर। हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम से क्या दो वेरिएशन तुमसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, हाँ। ठीक है, समझ आ गई बात। अब थोड़ा सा तुम्हारा टेबल तो वहां पे नहीं रहेगी, लेकिन क्या अपना दिमाग का यूज कर लोगे, कर लोगे ना, दिमाग में तुम्हारे में पीरियोडिक टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगी, अच्छा ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये इसके नीचे है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, घट रहा है बढ़ रहा है, सोच के काम कर लोगे, नहीं कर लोगे, यस सर, कर लेंगे। समझ आई सारी बात। चलो अब चलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स पे। तो एज देयर आर मैनी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेबल पैटर्न इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज वी डिसेंड इन द ग्रुप और मूव अक्रॉस द पीरियड, कह रहा है कि हमें बहुत सारे क्या है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। पैटर्न मतलब हम लेफ्ट टू राइट गए, एटॉमिक रेडियस घटती जा रही है, एक पैटर्न मिल रहा है हमें। हम टॉप टू बॉटम गए, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है, ये एक पैटर्न मिला हमें। हमने लेफ्ट टू राइट गए, मेटेलिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, या हमने बोला कि हम टॉप टू बॉटम गए तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, बोलो है ना। हाँ। तो क्या ऐसे बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे हमें, हमें रेडियाई का ट्रेंड मिलेगा, हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड मिलेगा, हमें और भी बहुत सारी चीजों का ट्रेंड मिलेगा, है ना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे, बोलो है ना। फॉर मतलब वहां से एग्जाम्पल, तो पता चला जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है। हाँ ये सारे पैटर्न हमें कहाँ ऐसी। से, पीरियोडिक टेबल से। हाँ। क्या 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 कह रहे हो, ऐसी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी ना, आयोनाइजेशन बढ़ रही है कि हाँ घट रही है। हाँ बढ़ रही है घट रही है, मतलब हमें कुछ पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, किस किस में, अलग अलग प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, समझ आ रही बात। यस। हाँ अब जी। सारे पैटर्न तो हम नहीं पढ़ सकते, सारे पैटर्न तो नहीं पढ़ सकते, कुछ पैटर्न को हम पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियाई के पैटर्न, एक फिजिकल चीज है तो उसका पैटर्न पढ़ लेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल का पैटर्न पढ़ लेंगे, तो कुछ फिजिकल चीजों का कुछ केमिकल चीजों का हम क्या है पैटर्न पढ़ लेंगे, सारे तो नहीं पढ़ सकते एक पीरियड टेबल में, तो जितनी चीजें पॉसिबल है हम हाल फिलहाल में हमारे सिलेबस के साथ उतनी पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ पैटर्न हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाओ क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओ क्या होगा, समझे ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन द ग्रुप फर्स्ट मेटल, तो कहते हैं कि अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर,
पीरियोडिक टेबल में भी विद इन अ पीरियड, किसी भी अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं, समझना ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि हम पीरियोडिक टेबल में किसी एक पीरियड की बात कर रहे हैं, किसी एक पीरियड मतलब मान लो हमने मान लिया फर्स्ट पीरियड की बात कर लिया, इसकी फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये क्या है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट होंगे नहीं होंगे, सोचो। हाँ फर्स्ट पीरियड बोल रहा हूँ मैं, सेकंड पीरियड सॉरी, कौन से, सेकंड पीरियड के, फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम रखे हैं, फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम रखे हैं, सेकंड पीरियड में आते हैं कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये था ना। तो आप कह रहा है कि अगर एक किसी पीरियड को पकड़ लो, मान लो मैंने सेकंड पीरियड पकड़ लिया यही वाला, तो कह रहा है इस पीरियड के अंदर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी देखने को हमें मिलेगी ना, वो ग्रुप फर्स्ट में देखने के लिए मिलती है, इसमें ग्रुप ग्रुप फर्स्ट। फर्स्ट में। इसका मतलब ये किसी भी केमिकल से जल्दी रिएक्ट करता है, कौन, लिथियम। लिथियम की रिएक्टिविटी दूसरे केमिकल्स की इन बोरॉन है ना, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबके कंपैरेटिव क्या है, हाई है, यानी कि जल्दी रिएक्शन करता है, इसकी रिएक्टिविटी हाई है, समझ आ रही। तो वही कह रहा है, तो अगर इस पीरियड में ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो मान लो हम बोलेंगे बताओ फोर्थ पीरियड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कार्बन होगा, सॉरी कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, स्कैंडियम होगा, या है ना एल्यूमिनियम होगा, कौन होगा, मतलब कौन होगा सबसे ज्यादा, तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड का जो, क्या मतलब जो किसी भी पीरियड की बात करेगा, किसी भी पीरियड का जो ग्रुप फर्स्ट है, किसी भी पीरियड का, अगर मान लो बोले थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का ये हो गया मतलब ये वाला, तो थर्ड पीरियड के का ग्रुप फर्स्ट कौन सा होगा, ये वाला एस ब्लॉक का, ये वाला, ये क्या होगा, ये फर्स्ट ग्रुप, यानी कि ऐसा समझ लो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, एस ब्लॉक की है, एस ब्लॉक में किसकी, ग्रुप फर्स्ट की है। नहीं आ रही बात समझ, आगे आ गई, तो चलो ध्यान से, group first metals lower in elements towards the middle of the table and increase to maximum in the group 17। क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ तो लिया पर ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप फर्स्ट, है ना, फर्स्ट ग्रुप के मेटल में क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है किसी भी पीरियड की, हम बात कर रहे हैं, तो लोअर इन एलिमेंट्स टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द टेबल and increase to maximum in group 17 non-metals. Likewise, within a group of representative elements, say alkali metals, the reactivity increase on moving down the group, whereas within a group of non-metals, reactivity decrease down the group। ये चीज हमें समझनी है, अच्छी बात है, क्या बोले, अच्छी बात है। कह रहा है कि हम, मैंने तुमसे क्या बोला कि हम लेफ्ट टू और राइट जाएंगे, कैसे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रिएक्टिविटी कम होती जाती है, क्या होती जाती है, ध्यान समझना, लेफ्ट टू राइट जाओगे, रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कम। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी ग्रुप में, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखो ग्रुप फर्स्ट में या एल्कली मेटल्स में तो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उसमें तो बढ़ती जाती है, लेकिन नॉन मेटल्स में टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी कम होती जाती है, किसमें, नॉन मेटल्स में। जैसे मान लो हाँ फ्लोरीन फैमिली की बात करें, तो फ्लोरीन फैमिली में यानी हैलोजन फैमिली में अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा, कौन होगा, फ्लोरीन। उसके नीचे वाले क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। लेकिन अगर हम किसमें, एल्कली मेटल की बात करें, किसकी, एल्कली मेटल की, तो एल्कली मेटल्स में नीचे वाले क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे और ऊपर वाले कम रिएक्टिव होंगे। नहीं आ रही बात समझ, टेबल से समझाओ, टेबल से आगे समझ आ गई ना। क्या कह रहा है कि अगर हम एल्कली मेटल्स में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन यही चीज अगर हम कहाँ पे फॉलो करेंगे, यही चीज हम किसमें, नॉन मेटल्स में अगर फॉलो करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अगर किसी चीज की रिएक्टिविटी यानी मान लो फ्लोरीन की रिएक्शन किसी से कराते हैं और क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, तो हम देखेंगे फ्लोरीन उस चीज से रिएक्शन जल्दी कर लेगा या फास्ट करेगा, क्लोरीन थोड़ा उतना जल्दी नहीं करेगा। समझ आ रही बात। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें जितनी जल्दी पोटेशियम रिएक्शन कर लेगा उतनी जल्दी लिथियम नहीं कर पाएगा, यानी कि नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है,
लेकिन अगर हम कंपैरिजन किसका करेंगे, अगर हम कंपैरिजन पीरियड टू पीरियड करेंगे, किसके, मान लो हम करें कि हमें बताओ बेरिलियम और कार्बन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बेरिलियम और कार्बन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम क्या बोलेंगे, बेरिलियम ज्यादा रिएक्टिव है और कार्बन कम रिएक्टिव है। समझ आ रही बात, बोलो हाँ या ना। सर क्योंकि मेटलॉइड्स पीरियड में में क्या जा, होगा? मेटलॉइड्स में क्या, मेटलॉइड्स में टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी सेम, कम होगी कि ज्यादा? कम होगी, कम होगी। देख लेते हैं इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं मेटलॉइड्स के बारे में। ग्रुप 17 है ना, नॉर लाइक विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव metals ultimately reactivity increase down the group that is within the group non metals says halogens बात कर रहे हैं, reactivity down the group decrease, ठीक है। but why do the properties of element follow these trends and how can I explain, मतलब सबसे फालतू की बात है। to answer these questions we must look atoms in section ये बस यहाँ इसमें कोई काम की चीज लिखी नहीं है, ठीक है। जो चीज यस लिखी है सर। वो है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो हम देखेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिसाइड कर रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। तो कुछ ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, कह रहा है कि देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन एक्सेट्रा। ये सारे ट्रेंड क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बट हम इनमें से ज्यादा मोस्ट ऑफ द की बात ही नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की कहीं कहीं पर बात करेंगे, अदरवाइज हमें ज्यादा बात करनी नहीं है, ठीक है। जो बात करनी है वो एटॉमिक रेडियाई की, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की, और थोड़ी और सब चीजों की बात हमें करनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो पहले हम ये समझते हैं एटॉमिक रेडियाई होता क्या है। तो एटॉमिक रेडियाई होता है कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं। देखो एटॉमिक रेडियाई का मतलब है कि एटम के न्यूक्लियस से उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस तक की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं या रेडियाई बोलते पेपर पर। हैं। अब यहाँ पे पेपर पे बताना पड़ेगा, एक सेकेंड, तो मुझे पेपर निकालना भी तो पड़ेगा, एक मिनट तो मुझे। बस ज्यादा रजिस्टर भर गए मेरे पास, पेजेस भी नहीं बचे यार, क्या ही जिंदगी है। अभी ना मेरे को वो लेने A4 सीट का बंडल लेने जाना पड़ेगा। तो देखो मान लो ये रहा किसी एटम का न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब उसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक न्यूक्लियस रहा। तो उसके चारों ओर क्या होते हैं, उसके चारों ओर मान लो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे सर्कल इन सर्कल कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, इस तरीके से। मान लो ये किसी का एटम है, उसमें तीन, उसके पास 3 सेल है। तो मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो हमें जो डिस्टेंस पता करनी है वो पता करनी है कि इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ना, उस इलेक्ट्रॉन तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस, ये हाँ। डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक, क्योंकि एटम की रेडियस है, ये क्या है, एटम की रेडियस है, वैसे रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ऐसा एटम क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, वो तो कंबाइन हाँ। फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, कंबाइन फॉर्म में मिलेगा, हम। इंडिविजुअल एटम तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए हम एटम के रेडियस तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली हम उनको मेजर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एटम ना 3 तरीके से कंबाइन होते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। कैसे, एक तो होता है कि एटम दो एटम के जो है ना आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग करके, क्या ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग।
इस केस में क्या होता है कि दोनों के जो है ना ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, ये रहा मान लो इस वाले एटम का न्यूक्लियस और ये रहा इस वाले एटम का न्यूक्लियस, ध्यान से, ठीक है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो हम क्या करेंगे, इस वाले न्यूक्लियस की मान लो ये यहाँ से ये ले लिया हमने और ये ले लिया, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस को, इसको, इस डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसकी एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बोलो है ना, हाँ क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अगर मान लो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, डी थी, कितनी थी, अगर ये पूरी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दोनों डी थी, तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, क्या आर इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगा, यस सर हो जाएगी। हो जाएगी ना। तो इस तरीके से हम रेडियस निकाल लेते हैं। एक तो ये हो गया, ये किसमें होता है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रॉब्लम। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं, उनमें तो हम ऐसे एटॉमिक रेडियस निकालते हैं, ठीक है। एक होता है मेटल, जो मेटल्स होती हैं, मेटल भी आपस में मान लो मेटल ब्लॉक एक लोगे, तो मेटल ब्लॉक में ओवरलैपिंग नहीं होती है, दो एटम आपस में एक दूसरे को टच करके बैठे होते हैं, कैसे, आपस में एक दूसरे को ऐसे टच करके ऐसे बैठे होते हैं, ओवरलैपिंग मतलब होता है एक दूसरे के अंदर ना, ओवर घुसते नहीं है एक दूसरे के अंदर, टच करके रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये मेटल है, क्या ये मेटल, तो ये मेटल है, दो, एक मेटल एटम ये है, एक मेटल एटम ये है, दो मेटल एटम आपस में ऐसे बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके बीच की क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, समझा ध्यान से, और इन दोनों के बीच की मान लो डी डिस्टेंस दी, डी डिस्टेंस चाहिए, इस डी डिस्टेंस का कितना, इस डी डिस्टेंस का हाफ, इस डी डिस्टेंस का कितना हाफ जो होगा ना, वो आर कहलाता है, यानी कि रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इक्वल टू आर बाई टू हो जाएगा, सॉरी आर इक्वल टू, उल्टा बोलते हैं, आर इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगा, यस बोलो। और एक होता है जो अपने पास इनर्ट गैसेस होती हैं, क्या होती है इनर्ट गैसेस, या हमारे पास जो गैसेस होती हैं, तो उनका हम कैसे निकालें, इनर्ट गैसेस होती हैं, तो उसके लिए हम निकालते हैं वॉन डेर वाल रेडियस, निकालते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। उसमें क्या होता है, उसमें मान लो ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी इस तरीके से ओवरलैपिंग है क्या? हाँ, हम इसमें निकाले, इसमें वो दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, दूर दूर, काफी दूर दूर, इस तरीके से मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो हमें इनके बीच की वॉन डेर वाल रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है, मॉलिक्यूल के बीच की वॉन डेर वाल, अभी तो हम एटम के बीच निकाल रहे हैं, अब इसमें हम रेडियस निकालनी है, क्योंकि ये आपस में आसपास आते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं थोड़े से, तो ऐसे केस में इनकी जो वॉन डेर वाल रेडियस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि इनके जो पास वाले न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, पास वाले न्यूक्लियस, ये वाला पास वाला न्यूक्लियस है, ये वाला पास वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का है, दूर है इस वाले एटम से, तो ये कह रहे हैं जो पास वाले न्यूक्लियस है ना, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और इस डिस्टेंस का हाफ, इस डिस्टेंस का क्या हाफ, इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वॉन डेर वाल रेडियस, क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल, इसको कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, इसको कहते हैं मेटालिक रेडियस, बोलो हाँ यार। तो तुम बताओ इसमें से तुम्हें सबसे छोटी रेडियस कौन सी मिलेगी देखने के लिए, सबसे छोटी रेडियस कौन सी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कोवेलेंट रेडियस क्या होगी सबसे छोटी, यानी कि आर सी सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी कौन सी होगी, मेटालिक। मेटालिक उससे बड़ी होगी, फिर आर एम, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल। तो ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है, वॉन डेर वाल का ऑर्डर पूछा जाता है कि ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी होती है मेटालिक, और मेटालिक से छोटी कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस। बताओ हाँ या ना, समझ आई नहीं आई बात, आगे आगे आप पढ़ते हैं किताब में क्या लिखा है, तो ये समझ आ गया ना। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज अ लॉट ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये हम बता ही चुके हैं कि आसान तो नहीं है, क्योंकि एटम ही इतना छोटा है, तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, और फिर रेडियम ऐसा भी नहीं कि कोई सॉलिड चीज हो, हालांकि जो मैंने बताया है ऐसे बना के सर्कल, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो बहुत मुश्किल काम है उसकी रेडियस निकाल पाना, बट फिर भी जो अभी सिखा रहा उतना सीख लो, मैं तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाने तो नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज, एक्चुअल कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को खुद समझने में मेरी आंखें खराब हो रखी हैं क्वांटम में। और एक साइंटिस्ट ने बोला कि क्वांटम, जो टीचर ये बोल दे कि क्वांटम मुझे समझ आ गई, इसका मतलब उसको क्वांटम एक्चुअल में समझ में नहीं आई है,
वो बोल रहा है उसको समझ आ गया। जिसको क्वांटम समझ में आ गया वो ये बोल नहीं सकता उसको क्वांटम समझ में आई है। क्वांटम केमिस्ट्री कैसी चीज है, तो उसके हिसाब एक से और ये चीज जो हम बना रहे हैं ना। क्या? सर, कल वो बीच में नेट ऑफ हो गया था ना, तो नहीं समझ में आया। वो था क्या? एसपीडीएफ, एजीमुथल क्वांटम हाँ। नंबर, क्वांटम नंबर, स्पिन हम्म। क्वांटम नंबर, इन दोनों का हम्म। क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब एन के बारे में, एल के बारे में, एस एम के बारे में और हाँ, एस के बारे में, इनके बारे में क्या पूछना है? ये है क्या? ये ये क्वांटम केमिस्ट्री से ही निकली हुई चीज है। ठीक है। क्वांटम जो हम पढ़ते हैं ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, एक बहुत हायर एडवांस लेवल की केमिस्ट्री है। उसके उससे निकली हुई ये चीज है। ये हमें बताती है कि हमें एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो किस लेवल में प्रेजेंट है। ठीक है। और उसकी किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उस चीज की जो जानकारी हमें देता है ना, वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ये क्या अच्छा, होती ठीक है? है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ऐसे समझ लो कि तुम किस कंट्री में हो, किस शहर में हो, किस मोहल्ले में रहते हो। ठीक है। और तुम किस तरीके से रहते हो, वो सारी जानकारी जो देता है ना, वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको समझ लो क्वांटम नंबर है वो। ठीक है। तो ये जो बताता है एन, हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बोल रहे हैं एन इक्वल टू 3, इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, वो सेल नंबर 3 में प्रेजेंट है। किसमें है? सेल नंबर 3 में प्रेजेंट है। अगर हम बोल रहे हैं एल इक्वल टू 2, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, डी सबसेल में प्रेजेंट है। किसमें है? डी सबसेल में प्रेजेंट है। अगर हम बोल रहे हैं कि एम इक्वल टू -2, तो हम बोल रहे हैं कि डी में क्या होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। इस तरीके से। तो इसमें से एक होता है अपने पास, पांचों के अलग अलग होते हैं, डी एक्स, एक्स वाई, डी जेड एक्स, है ना। और इस तरीके से होते हैं है ना, डी जेड एक्स, डी वाई वाई जेड करके होता है, और एक डी जेड स्क्वायर, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से वहाँ 5 होते हैं। तो उसमें जो पहला वाला होता है ना, इस वाले को, तो इस वाले को हालांकि ये हटा दो, इस वाले को हम बोलते हैं -2, इस वाले को बोलते हैं -1, इसको 0, है ना, इसको बोलते हैं -1, और इसको बोलते हैं माइनस, सॉरी, इसको बोलते हैं +1, इसको बोलते हैं +2। इस तरीके से। तो इस तरीके से इनको हम नंबर दे रखे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस वाले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पहले वाले की, यानी कि इस पहले वाले में इलेक्ट्रॉन है, ये पहले वाले ऑर्बिटल में। समझ आ रही बात? और हम बोलते हैं कि एस इक्वल टू +12। तो हम इसकी बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगा रहा है, कैसा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, समझ ठीक लो, है। अगर -12 होता है तो होता है क्लॉकवाइज, और अगर +12 होता है तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, अभी समझ ये आ सारी रही है। जानकारी हमें क्वांटम नंबर देते हैं। आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक। हम जब पढ़ेंगे तो इस चीज को अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एटॉम की रेडियस के बारे में। तो एटॉम की रेडियस निकालना का बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, पहली चीज। तो मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ बॉल, जैसे कि कह रहा है कि नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ बॉल। एक बॉल की रेडियस निकालने से बहुत ज्यादा क्या, बहुत 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 ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड है। डू यू नो दैट? डू यू नो व्हाई? फर्स्टली बिकॉज, अब यही क्वेश्चन पूछ लेता है, वही एक्सप्लेनेशन देता है, क्या किताब लिखी है कि मतलब, बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम क्या होता है, 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये हम इससे फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ये कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 1.2 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का एक एटम होता है। ठीक है। इस ऑर्डर का एटम होता है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो रेडियस होती है, वो इसके अराउंड क्या करती है, इसके अराउंड वेरी करती है, इज वेरी स्मॉल। ठीक है। सेकेंडली, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव द शेप, डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। यही चीज मैं बता रहा था कि जो एटम की सराउंडिंग में है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है? क्लाउड है। अगर कोई क्लाउड है तो उस क्लाउड की क्या फाइनाइट कोई क्या ऐसा एकदम शार्प बाउंड्री होती है? तो शार्प बाउंड्री तो नहीं होती है, क्लाउड है, वो यहाँ वहां जा रहा है, तो उसकी कोई शार्प शार्प बाउंड्री नहीं है। तो और रेडियस निकाल पाना मुश्किल है। ऐसा समझ लो, एक हवा की बॉल है। किसकी बॉल है? हवा, हवा समझते हो ना, एयर। एक हम एयर की बॉल है। तो इस एयर की बॉल की बाउंड्री तो कैसे डिफाइन करोगे? कुछ फिक्स बाउंड्री तो उसकी होगी नहीं एयर बॉल की। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एयर बॉल की, हाँ, किस हवा की क्या फिक्स बाउंड्री, तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऐसा इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम है इसकी रेडियस को पता करना। तो द डिटरमिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज,
ये प्रिसाइज नहीं हो सकता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो, क्या कह रहा है, देयर इज नो प्रैक्टिकल वे, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका भी नहीं है जिससे बाय विच द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर्ड, हाउएवर एन एस्टिमेट of the atomic size can be made by knowing the distance between the atom in the combined state। तो हम क्या करते हैं, फ्री स्टेट में तो हम पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कंबाइंड स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में जब एटम किसी के साथ क्या बना, बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, उस केस में हम थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, अगर दो एटम है तो उनके उनके बीच की, दो एटम्स के अगर बॉन्ड बना के बैठे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, तो उनकी डिस्टेंस को निकाल के हम आधा कर देते हैं तो हमें रेडियस मिल जाती है। समझ आ रही बात। वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम ऑफ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, अगर किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्या क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल, रेडियस निकाल रहे हैं, तो कह रहा है कि मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू एटम व्हेन दे आर बाउंडेड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड, जब वो आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म दिस फ्रॉम दिस वैल्यू द कोवलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। समझ आई जो अभी मैंने बताया था तुम्हें, जो बताया था उसका एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन, हम बॉन्ड तो निकाल सकते हैं किसके बीच में बॉन्ड कितना है, तो कह रहा है कि हमारे पास दो क्लोरीन के एटम है और दो क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास, कोवलेंट, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट। तो मान लो ये रहा क्लोरीन एटम, एक ये रहा क्लोरीन, दो क्लोरीन एटम है, एक ये वाला क्लोरीन, एक ये वाला क्लोरीन, आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाए तो Cl2 गैस बना ले, Cl2 ये बना लेते हैं मॉलिक्यूल। तो हम क्या करते हैं कि इस केस में इसके ये इस वाले और इसके इस, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दो एटम है, एटम आपस में अगर ऐड हुए हैं तो मॉलिक्यूल बनाए, तो इनके बीच की जो लेंथ होती है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। तो हमें बॉन्ड लेंथ पता चल जाती है, बॉन्ड लेंथ हमें पता चल जाती है, ऐसी टेक्निक हमारे पास है, हम बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड लेंथ हम निकाल लेते हैं, एटम कितने हैं, दो हैं, दो लोग आपस में जुड़े हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस अगर इतनी है तो हम उसको आधा करेंगे तो हमें एक एटम की डिस्टेंस मिल जाएगी ना, ये कितनी होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ को, यानी कि रेडियस निकाल रहे हैं कोवलेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ को यानी कि डी को डिवाइड करके 2 से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, इसके रेडियस निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि इसके बीच जो बॉन्ड लेंथ है ना वो होती है 0.99 पिकोमीटर, कितनी होती है, 0.99 पिकोमीटर होती है, जीरो पॉइंट कहाँ था, मैंने तो फालतू में लगा दी, 99 पिकोमीटर, समझ रहे हो कितने पिकोमीटर, अरे यार मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, 198 पिकोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, 198 पिकोमीटर। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, सोच के देखो, 198 पिकोमीटर का ये डिस्टेंस है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि आर इक्वल टू, आज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 198 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया, कितना आ गया, 99 पिकोमीटर। यानी कि ये जो आधी डिस्टेंस है ना, ये वाली इतनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, यहाँ से मान लो यहीं से ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली इतनी, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी क्लोरीन के अंदर, 99 पिकोमीटर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो वही चीज में लिखी है, एक बार पढ़ना फिर से, ठीक है। इज टेकन टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ द क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस है। फॉर मेटल, मेटल के लिए हम क्या करेंगे, मेटलिक रेडियस निकालेंगे, बताया मैंने कैसे निकालेंगे, विच इज टेकन एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटेलिक क्रिस्टल। समझ आया, अभी बताया था मैंने, वही सेम चीज करनी है। इसमें क्या बताया था, क्या बताया था, इस तरीके से इसमें बिल्कुल आपस में ये लोग क्या नहीं करते, ओवरलैपिंग नहीं करते, मेटल है तो मेटल के एटम आपस में टच करके रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे ये चीज को भी, जैसे अभी निकाला है वैसे ही। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन कॉपर एटम, दो कॉपर एटम आपस में क्या है, एडजेसेंट, टू एडजेसेंट कॉपर एटम ले लो, है जो मेटल ले लो, उसकी जो दो कॉपर के एटम के बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो होते हैं 256 पिकोमीटर। तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, पूछ के बताओ, क्या इसका आधा करना पड़ेगा हमें, इसके आधा करेंगे तो आधा करेंगे कितना आएगा, 128 पिकोमीटर आ जाएगा। नहीं समझ आ रही बात। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस टू रेफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंड ऑन द वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल। तो ये किस किस के लिए डिफाइन कर दिया हमने, तो दो डिफाइन करिए, एक मेटल के लिए एक नॉन मेटल के।
तो नॉन मेटल के लिए कौन सी डिफाइन करी थी हमने, कोवेलेंट, और मेटल के लिए हमने कौन सी डिफाइन करी है, मेटेलिक रेडियई। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। यस सर। तो बताओ, नॉन मेटल में ओवरलैपिंग हो रखी थी और मेटल में ओवरलैपिंग नहीं होती है, वो टच कर रखे होते हैं दूसरे को। तो एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्स-रे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और अभी तो अपने पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आ चुके हैं अच्छे अच्छे। तो उसमें हमें एटम की हमें क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल लिया हमने, मॉलिक्यूल लिया हमने, जैसे ही मॉलिक्यूल उसमें डाले, मॉलिक्यूल डाले हमने, मॉलिक्यूल डाले तो हमें उसमें बॉन्ड लेंथ पता चल जाती है, पता चल जाता है बॉन्ड लेंथ। तो उसमें सेटअप कर रखा है बॉन्ड लेंथ, हमें पता चला कि इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, उसका आधा करके हमें क्या बता देगा वो, मशीन अपने आप क्या बता देगी उसकी, उसका हमें एटॉमिक रेडियई बता देती है। नहीं समझ आ रही बात, बोलो जल्दी से। एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम इसका पता लगा सकते हैं, किसका, एटॉमिक रेडियई का। अरे मान लो हमें हमें निकालना है किसका, हम पानी का नहीं, मान लो हमें निकालना है H2, H2 गैस नहीं, मान लो हमें ब्रोमीन का निकालना है ना, यहाँ हमें मान लो क्लोरीन का निकालना है। तो हम क्लोरीन को लेंगे गैस, जो लिक्विड बना के जो गैस बना के कुछ है ना, अलग अलग टेक्निक मशीन आती है। तो हम सैंपल लेंगे, उसमें छोटी सी ट्यूब में भर के उस पर लगा देते हैं, वो अंदर मशीन में जाता है, और वो अपने जो मैं जिस मेथड पे वो टेक्निक काम करती है, मशीन काम करती है, उस पर काम करके सबसे पहले क्या करती है, वो उसका क्या निकाल लेती है, बॉन्ड लेंथ निकाल लेती है। क्या निकाल लेती है, बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड लेंथ निकाल लेगी तो बॉन्ड लेंथ का आधा कर देगी, क्या कर देगी, बॉन्ड लेंथ का आधा, और करके तुम्हें स्क्रीन पे एक नंबर दिखाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसका ये क्या है, ये इस चीज का एटॉमिक रेडियई है। बोलो हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो इस ऑर्डर की बात करो, क्या तुम इस ऑर्डर को समझ जाओगे अपनी मर्जी से, हाँ। टेक्निक लगा के हमने इसकी क्या निकाली, एटॉमिक रेडियई निकाला। तो हमने क्या देखा, देखो ये पीरियड सेकंड पीरियड की बात कर रहा है। सेकंड पीरियड में कह रहा है कि लिथियम का 152 होता है, बेरिलियम का 111, बोरोन का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, इसका 66 और इसका 64। तो ये हमें एक ऑर्डर दिया हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा लिथियम की है। इसका मतलब लिथियम सबसे बड़ा इसकी रेडियई होती है, इसकी रेडियई सबसे बड़ी होती है। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियई कम होती जा रही है। तो एक तो इस टेबल से क्वेश्चन बन के तुमसे क्या पूछा जा सकता है, तुमसे टेबल बना के, मतलब टेबल क्या बना के सीधा ऑर्डर पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर बताओ, एटॉमिक रेडियई का क्या होगा, पहली चीज। और दूसरा है कि तुमसे कोई नंबर दे दिए जाएंगे, तो नंबर के हिसाब से तुम कुछ नहीं करना है, ऑर्डर फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, फॉलो करना है, ऑर्डर फॉलो करना। लिथियम हमेशा ज्यादा रहता है, तो जो भी नंबर तुम्हें दिया जाए इसका मतलब है कि वो नंबर किसका होगा, वो नंबर लिथियम का होगा। ये बात मैंने कल भी समझाई थी, है ना। हाँ। तो मान लो ये अगर तुम्हें चार, ये चार तुम्हें पेपर में दे दिए और उनके करस्पॉन्डिंग चार ऑप्शन बना दिए, क्या बना दिए, चार ऑप्शन बना दिए। चलो बना के दिखाओ क्या अभी हाल ये क्वेश्चन, की समझ आ रही है बात। कर दो, एक और बना दो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या होगा, मान लो उसने तुम्हें दे दिया कि हमारे पास लिथियम है, हमारे पास बोरोन है, हमारे पास बेरिलियम है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ऐसे चार चीजें दे रखी हैं। और ऑप्शन उसने क्या बना रखे हैं, नंबर मुझे 152, 111, 88, ठीक है, और 74, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 111, 152, 74 और 88। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा किसका, 74, 78, 88, 152 और उसके बाद 111। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 88, 152, 111, 74। बताओ आंसर क्या होगा इनमें से, चारों ही आंसर गलत बना दिए क्या, अरे एक को काट देता हूँ मैं, सही भी तो बनाना चाहिए, ऑप्शन गलत ही सारे बना दोगे, ऑप्शन सेलेक्ट कैसे करेगा सही बात। 152, 152, पहला इसका मैं वाला ही सिलेक्ट, सही है।
पहला वाला सही कहाँ से? अपनी मर्जी सही है। हाँ आप बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन देख के कितने लोग भाग जाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा किसके लिए? एटॉमिक रेडियस बतानी है। क्या बतानी है? एटॉमिक रेडियस बतानी है। ये ऑप्शन ऐसे इस ऑर्डर में दे रखे हैं, तो क्या बतानी है कि एटॉमिक रेडियस। तो कितने लोग इस क्वेश्चन को देख के भागेंगे? जल्दी बोलो। बहुत सारे। कोई कोशिश करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? नहीं। कहेगा हमें नंबर तो याद ही नहीं, और नंबर याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो यही क्वेश्चन नहीं, ऐसे टाइप के बहुत सारे जो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली में वो तुमसे ये पूछ ही नहीं रहा है कि तुम्हें नंबर याद है कि नहीं। तुम्हें पूछा कि तुम्हें ऑर्डर याद है कि नहीं है। अगर तुम्हें ऑर्डर याद है तो तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हें नंबर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें ये क्या पता, तुम्हें ये पता है कि लिथियम सबसे बड़ा होगा। हाँ, सबसे ऑर्डर बड़ा तो पढ़ा है होगा। ना, हमने क्या पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये पीरियड की बात कर रहा है, एक पीरियड की बात कर रहा है, कौन सा? सेकंड पीरियड की। तो पीरियड में सबसे हाँ। पहले जो जिस ऑर्डर में आता है उस ऑर्डर में लिख लो, यानी कि लिथियम सबसे बड़ा होता है, तो हमें ये पता है। उसके बाद क्या आएगा? लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, तो बेरिलियम उसके बाद होगा, यानी कि सबसे बड़ा लिथियम होगा। उसके बाद कौन होगा? बेरिलियम होगा। उसके बाद कौन होगा? बोरॉन होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा नाइट्रोजन। कौन होगा सबसे छोटा? इसका मतलब जो नंबर नाइट्रोजन। छोटा आ रहा है वो किसके लिए होगा? नाइट्रोजन के लिए होगा। लास्ट में देखो छोटा किसके लिए आ रहा है? तो सबसे छोटा एक तो देखो, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 74 ही है। तो जो सबसे छोटा है वो किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? वो नाइट्रोजन के लिए होगा। तो एक ऑप्शन 74 यहाँ पे आ रहा है छोटा वाला, और एक यहाँ पे आ रहा है, दो जगह पे। या तो ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हम देख लें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमने देखा कौन सा है? सबसे बड़ा लिथियम है। वन। तो सबसे बड़ा में से नंबर कौन सा है? 152 ही है। कौन सा है? 152 है। हाँ। इसका मतलब ये क्या है? ये है, तो इसमें भी यही है। अब बताओ फंस गई बात नहीं फंस गई? यानी कि दो ऑप्शन तो आंसर सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो अब इनमें देखो सबसे इसके लिथियम के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? बेरिलियम है। यानी कि इन तीनों में जो नंबर सबसे बड़ा था वो नंबर किसके लिए होगा? बेरिलियम के लिए। बताओ सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे है? बेरिलियम। बेरिलियम ये रहा अपना फर्स्ट वाले में। देखो ये तो बोरोन के लिए नीचे लिखा है ना, मैंने ऑर्डर को भी चेंज कर दिया थोड़ा सा, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने बोरोन को हाँ। यहाँ लिख दिया, लिथियम बेरिलियम को यहाँ। तो यानी कि ये वाला नंबर क्या है? सबसे बड़ा कौन सा? बेरिलियम किसके लिए होगा? 111। समझ आ रही बात? यानी कि लिथियम के लिए सबसे बड़ा होगा, शायद नाइट्रोजन के लिए सबसे छोटा होगा, बेरिलियम के लिए सेकंड। देखो ये रहा फर्स्ट नंबर पे, यही तो आएगा ना फर्स्ट। सेकंड लार्जेस्ट ये रहा, थर्ड लार्जेस्ट ये रहेगा, और फोर्थ लार्जेस्ट तो यही रहेगा ना, मतलब लास्ट वाला तो यही रहेगा ना। तो यस फर्स्ट पे सर। लिथियम आया कि नहीं आया? सेकंड पे हाँ कौन सर। आया? सेकंड पे बेरिलियम आया कि नहीं आया? 111। थर्ड पे बोरोन आया कि नहीं आया? फोर्थ पे नाइट्रोजन आया हाँ। कि नहीं आया? तो तुम्हें इसमें ऑर्डर याद रखना है, ना कि नंबर। समझ रहे हो इसका कहने का यस। मतलब क्या था? ठीक, मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस तो सर। ऐसे क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं है कि तुम नंबर याद करने बैठ जाओ सारे के सारे। थोड़ा सा भी लॉजिकल, थोड़ा सा भी यस। लॉजिकल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नंबर याद नहीं करने होते, हमें ट्रेंड याद रखना होता है। अगर हमें ट्रेंड याद है तो हम क्वेश्चन बना लेंगे। तुम नंबर नहीं भी देखो, तुम तो बस इसको जब नंबर तुम्हें दिख जाए तो तुम ये देख लेना नंबर सब, अच्छा सब सारे नंबर सेम है। अगर सारे सब नंबर सेम है, इसका मतलब सबसे बड़ा पकड़ लो, सबसे छोटा पकड़ लो, और उनका ऑर्डर लगा लो। ठीक है? और अपना एक ऑर्डर पहले लगा लो जो तुम्हें दे रखा है उसका ऑर्डर। क्योंकि हो सकता है, देखो एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें ऐसा देता है कि लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो थोड़ा और इजी हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ा इसके लिए होगा, उसके बाद फिर इसका नंबर लिखना है सबसे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा इसका, उसके बाद सबसे सबसे छोटा जो होगा इसका होगा। लेकिन अगर मान लो इस ऑर्डर हाँ। में भी क्या है, आगे पीछे चीजें कर रखी है, तो फिर क्या होगा? नंबर भी आगे पीछे हो जाएंगे ना। वो चीज मैंने यहाँ पे करी है इन दो ऑप्शन में। कुछ लोग तो इसमें भी गलती कर जाएंगे, वो इसको ही ऑर्डर मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा ऑर्डर। ये है, उससे छोटा ये है, और ये मान लेंगे कि बोरॉन बड़ा है किससे? बेरिलियम से। क्या मान लेंगे? अगर तुम ये टिक कर रहे हो ना, ये टिक करने का मतलब क्या? 111 तुम किसका मान रहे हो? बोरॉन का मान रहे हो। और 88 किसका मान रहे हो? तुम बेरिलियम का मान रहे हो। जबकि ऑर्डर के हिसाब से बेरिलियम क्या होता है? बड़ा होता है, बोरॉन छोटा होता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम बोरॉन को बड़ा कर रहे हो, बेरिलियम को छोटा कर रहे हो। अरे समझ आई बात नहीं आई? यस सर, आ गई। यहाँ पे कोई ऑर्डर वगैरह तो नहीं लगा है, मैंने ऑर्डर नहीं, सीधे कॉमा लगा के क्वेश्चन पूछा है। और ऑर्डर होता तो बात अलग थी, ऐसा थोड़ा ना। ऑर्डर ऑर्डर की साइन तो मैंने लगाया नहीं, कौन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन तो करा नहीं है मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आएगा तो क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन लोगों से गलत होंगे। और जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया है, इसमें आया है। जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपकी रीजनिंग चेक करी जाती है कि तुम बिल्कुल पागल रट्टू टाइप के आदमी हो या थोड़ा सा लॉजिकल भी हो। हाँ। समझ आ रही बात?
हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब तुम्हें जितनी भी टेबल दिखेंगी तुम्हें उसमें से क्या याद कर लेना है, केवल नंबर को याद नहीं करना है, नंबर को देखकर ट्रेंड समझ लेना है। क्या समझ लेना है? ट्रेंड को समझ लेना है और ट्रेंड को याद कर लेना है। नहीं चमकी बात, चमक गई ना बात? हाँ होगी। क्या थर्ड पीरियड भी समझ में आ जाएगा अब तुम्हें? हाँ 186, 160, 143, 117, 110, 104, 100, मतलब 104 एक और 99। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, यानी कि घटती जा रही है, घटता जा रहा है ना, हाँ यानी कि ये थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड में कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाइए आप, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना लेते हैं हम, क्या बना लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस, कौन सी रेडियस? एटॉमिक, एटॉमिक रेडियस या रेडियस, कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट जाने पर, कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती जाती है, बोलो जल्दी से बोलो। कम होती। डिक्रीज, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अरे, और एक और स्टेटमेंट बना लो यहीं से, एक और अपना, कि एटॉमिक रेडियाई, कौन सी चीज? एटॉमिक रेडियाई, कहां से कहां? ऊपर से नीचे जाओ, टॉप टू बॉटम। तो देखो, लेफ्ट टू राइट किस में जाते हैं हम लोग? पीरियड में। लेफ्ट टू राइट किस में जाते हैं? पीरियड में। और टॉप टू बॉटम किस में जाते हैं? किसी ग्रुप में। टॉप टू बॉटम किस में जाओगे? किसी ग्रुप में। तो किसी ग्रुप में टॉप टू हाँ बॉटम जाने पर क्या होगी? कहां से? टॉप से बॉटम, यानी कि नीचे जाने पर क्या हो जाती है, बोलो? तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती है, नहीं रहेगी याद? रहेगी याद से। रहेगी ना? तो ये अपनी एटॉमिक रेडियाई हो गया, बोलो हाँ या ना? यस। बोलो जल्दी से। तो देख लो ये ऑर्डर दिख रहा है इसका, सेकंड में दिख गया तुम्हें, ये तो पीरियड दिख गए, तो कौन कौन से? सेकंड पीरियड भी दिख गया और थर्ड पीरियड भी दिख गया। अब क्या हम ग्रुप की बात कर लें? तो एक तुम्हें देखो कौन सा फर्स्ट ग्रुप दे रखा है, एक तुम्हें 17 ग्रुप दे रखा है, दो ग्रुप दे रखे हैं, समझ लो ध्यान से। देखो 152 से 186 हो गया, बड़ी रेडियस नहीं बढ़ी ग्रुप में। लिथियम के पास क्या था? सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके हाँ बाद रुबिडियम, बढ़िया। उसके बाद सीजियम। तो देखो हाँ 152 से 186, 231, 244, 262, बढ़ रही है ना? हाँ बढ़ रही है। तो अगर क्या तुम्हें मैचिंग क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें दे दिया जाए, ध्यान से समझना, अगर मैं चार तुमको लिख के मैचिंग क्वेश्चन बना दूं तो तुम क्या करोगे? तुम पागल हो जाओगे, हो हाँ जाओगे नहीं हो जाओगे? क्यों हो जाओगे? तुम कहोगे हमें तो नंबर याद ही नहीं, हम कैसे मिलाए। एक्चुअली में तुम्हें देखना क्या है कि सबसे छोटी किसकी होगी इस ग्रुप में? लिथियम की। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो किसके साथ मिला दोगे? लिथियम के साथ। जो सबसे बड़ा नंबर होगा हाँ किसके साथ मिला दोगे? रुबिडियम के साथ। हाँ समझ आ जी। रही बात नहीं आ रही? और जो आगे। इनके बीच, जो लिथियम के बाद आता है उसके साथ में जो सेकंड है ना, मतलब सेकंड सबसे छोटा नंबर है वो उसके साथ मिला दोगे। आ रही है मैं समझ? हाँ तो कैसा फ्लोरीन के साथ भी देखो, इसी ग्रुप में भी ऐसे दिख रहा है हमें। कैसा? पहले 64 था, फिर 99 हो गया, फिर 114 हो गया, फिर 133 हो गया, फिर 140 हो गया। बढ़ रही है चीजें। यस सर। तो ये भी क्या है? हाँ मतलब ये नॉर्मल ऑर्डर है। कैसे ऑर्डर है ये? नॉर्मल, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। जहां एक्सेप्शन आएगा वहां पे याद रखनी है चीज हमें। तो अभी तो सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। तो नॉर्मल में जो जो नॉर्मल में देखो, नॉर्मल में ऑर्डर तो सब लोग याद कर लेंगे, कर कोई दिक्कत नहीं होती हमें। नॉर्मल में अगर कोई फंसाया जा सकता है, इसमें टफ क्वेश्चन करा जा सकता है, तो नंबर के साथ में ऑर्डर पूछा जाएगा, तब तो आदमी घबरा जाएगा कि कौन किसका है। हम्म। नॉर्मल में टफ क्वेश्चन अगर बनाना है तो ये टफ बनेगा, इजी बनाना है तो डायरेक्ट हम तुमसे ऑर्डर पूछ लेंगे। समझ आ रही बात? इसमें दो पैटर्न क्वेश्चन आ सकते हैं, एक टफ बनाना है तो हम नंबर के साथ ऑर्डर देंगे, तो आधे तो वैसे ही ढेर हो जाएंगे, छोड़ देंगे। कुछ करने के लिए जाएंगे और थोड़ा सा जो जो मैंने बताया बनाया था ना ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन, कौन सा वाला ऐसा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा नंबर में नहीं, नीचे ट्विस्ट करा, यहाँ पे लिखने में यहाँ ट्विस्ट करा हाँ और इनको नंबर में। तो आधे लोग, कुछ लोग तो क्या है, पहले क्विट मार देंगे, कुछ जो तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भी, इसको करने की हिम्मत भी करेंगे इस तरीके से भी, वो लोग, कुछ लोग इसमें गलती कर देंगे। तो मान लो मैंने 100 लोगों को माना था, 100 में से 60 तो पहले ही हार मान गए, ये क्वेश्चन में नंबर है मुझे पता नहीं है क्या है वो इसका आंसर, तो छोड़ के वो निकल लिए। 40 लोगों ने मान नहीं इसका तो मतलब करना है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसका तरीका ये है। तो कुछ जो करने के लिए जाएंगे भी, वो इस ऑर्डर को लगा के सीधा आंसर कर देंगे देख के, तो आधे से ज्यादा तो उसमें पड़ जाएंगे, यानी कि मान लो 30 तो उसी में पड़ जाएंगे, गलती कर देंगे सारे लोग, जो बाकी 10 बचेंगे बस उन्हीं का आंसर सही होगा इसका। समझ आ रही बात? समझ रहे हो? तो इसमें टफ कैसा बन सकता है, इजी तो सीधा आएगा तो सब कर लेंगे। उसके बाद ये इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तुम, इस चीज को, इसमें कुछ खास मिलेगा नहीं तुम्हें पढ़ने के लिए। ठीक है ठीक है, पढ़ एक बार इसको लेंगे। पढ़ के दिखाना, इसको पढ़ के दिखाना, हाँ और इसमें कोई लाइन अगर दिखती है तुम्हें जो समझ में नहीं आ रही है, या ऐसी कोई चीज जिससे क्वेश्चन बन सकता है,
या जिसमें वेरिएशन आ सकता है वो मुझे बताना, तो मैं उसको बता दूंगा कि इसमें क्या वेरिएशन बन सकता है इस लाइन। ठीक है। ठीक है, तो हम अभी और करें आगे, क्या आयनिक रेडियस कल करेंगे? कल करेंगे ना? चलने दो, अपन को सारे क्वेश्चन तो करने हैं यार, थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, बट क्या कर सकते हैं, करनी भी तो सारी चीजें हैं हम लोग को, है ना? ये समझ आ गया, करनी भी तो सारी चीजें हैं, कर रहे हैं आराम आराम से, हो जाएगा अपना सिलेबस, हो जाएगा इतना मुझे पता है। थोड़ा सर्दी आएगी, थोड़ा कुछ चीजें बदलती हैं सर्दी से, है ना? हाँ, आना मौसम चाहेगा। अभी हल्का सा नहीं, हल्का सा गर्मी हो रखी है अभी। हाँ। किस गर्मी? जो दीपावली का टाइम होता है वो सबसे सुटेबल टाइम होता है पढ़ने वाला, होता नहीं होता? सोच के देखो, नहीं हल्की हल्की होता। ठंडक हो रही होती है, तो सबसे बढ़िया मौसम होता है वो, हल्की हल्की ठंडक हो रही होती है और धूप निकल रही